गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नितिका सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, अपने सेकंड लेक्चर में आपको पढ़ाने जा रही हूँ टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो आपका पेपर 3 है बीएससी थर्ड ईयर का, उसका इंट्रोडक्शन देखा था, उसको समझा था कि उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। साथ ही जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या होती है उसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की थी। और अभी आपके सिलेबस को भी हमने डिस्कस किया था, और सिलेबस का जो आपका पहला टॉपिक है वह है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवांशिक अभियांत्रिकी में काम में आने वाले उपकरण तथा तकनीकें। वैसे तो बहुत सारे तकनीकें और उपकरण आनुवांशिक अभियांत्रिकी में काम में आते हैं, लेकिन जो मुख्य सबसे इम्पॉर्टेंट टूल्स एंड टेक्निक्स काम में आती है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से है। सबसे पहला एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। यह एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है जिसको हम आणविक कैंची या मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। दूसरा है डीएनए लाइगेज, जिसको हम मॉलिक्यूलर ग्लू या आणविक ग्लू भी कहते हैं। तीसरा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको हम शॉर्ट में पीसीआर कहते हैं। यह डीएनए की कॉपी करने की एक तकनीक होती है। देन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यह डीएनए के खंडों को उनके वेट के आधार पे या उनके आकृति के आधार पे पृथक पृथक करने की एक तकनीक होती है। क्लोनिंग वेक्टर्स या क्लोनिंग वाहक, जिनका इंट्रोडक्शन हम लेक्चर 1 में प्राप्त कर चुके हैं थोड़ा बहुत, और इसको हम डिटेल में आगे आप पढ़ेंगे। जीनोमिक लाइब्रेरी, अगर हम शॉर्ट में बोलें तो जीन्स की लाइब्रेरी, जिसमें बहुत सारे जीन्स अवेलेबल हैं। cDNA लाइब्रेरी, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो इसमें बहुत सारे अवेलेबल हैं, वो है cDNA लाइब्रेरी। तो ये सब टॉपिक अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग में। अगर आज की बात करें तो आज हम 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, दूसरा है डीएनए लाइगेज एंजाइम। एक है मॉलिक्यूलर सीजर या आणविक कैंची, दूसरा है मॉलिक्यूलर ग्लू या आणविक गोंद। दोनों का कार्य क्या है और किस प्रकार से काम में आते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, वो हम आज डिस्कस करेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या आणविक कैंची, इसको हम शॉर्ट में कैपिटल आर कैपिटल ई RE भी कहते हैं। हिंदी में भी अगर आप समझ सकते हैं तो RE जो होती है वो काटने का, लकड़ी को काटने का कार्य करती है। उसी प्रकार से ही जो इंग्लिश में अगर अपन कैपिटल आर कैपिटल ई लिखें, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ये भी डीएनए को काटने का कार्य करते हैं। अब अभी आपको जो चीज़ शायद बुक में नहीं मिलेगी कि इसका नाम रेस्ट्रिक्शन क्यों पड़ा, क्योंकि काटने का कार्य तो कटिंग एंजाइम या न्यूक्लियस एंजाइम, क्योंकि डीएनए को काट रहा है तो हम बोलेंगे कि उसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड्स को काट रहा है तो हम उसको न्यूक्लियस बोल सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोल सकते हैं। लेकिन रेस्ट्रिक्शन क्यों आ गया, तो हम यहाँ पे बताते हैं रेस्ट्रिक्शन क्यों आया। देखिए बेटा, अगर आपने पढ़ा है तो एक प्रकार के सजीव होते हैं जिनको हम कहते हैं जीवाणु भोजी, जो कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, जो कि एक प्रकार के वायरस होते हैं जो कि जीवाणुओं पे अटैक करते हैं, या जीवाणु उनके होस्ट होते हैं, बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। तो ऐसे जीवाणु भोजी जो होते हैं, ये जो एंजाइम है, दीज एंजाइम्स प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम फेज इन्फेक्शन। तो जब अगर आपको याद आ रहा है कि किस प्रकार से लैम्डा फेज या कोई भी जीवाणु भोजी जब बैक्टीरिया पे अटैक करता है तो उसके कैप्सिड में से जो उसका न्यूक्लिक एसिड होता है, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, वह बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जाता है। और उसको जब ट्रांसफ़र होने के बाद में बैक्टीरिया के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। किसको डाइजेस्ट कर देते हैं? उसके डीएनए को। जो डीएनए जीवाणु भोजी का डीएनए बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हुआ है, उसको कुछ एंजाइम्स डाइजेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वह जीवाणु भोजी का डीएनए जीवाणु के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता, उस पर अटैक नहीं कर सकता, और वहाँ पे वो मल्टीप्लिकेशन भी नहीं कर पाता। सो दे रेस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ बैक्टीरियोफेज डीएनए इनसाइड द बैक्टीरिया। वो जीवाणु भोजी के डीएनए की जो प्रवेश होता है जीवाणु के शरीर में, उसको
रेस्ट्रिक्ट करता है या रोकता है। अगर आप शब्द देखेंगे रेस्ट्रिक्शन मतलब रुकावट, आपको किसी चीज़ में रोकना, तो यहाँ पे रोकना क्या हुआ है, ऐसे एंजाइम है, हालांकि काम तो वही कर रहे हैं डीएनए को काटने का, जैसे और एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं जो कि डीएनए को काटने का कार्य करते हैं। पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अलग क्यों है? बिकॉज दे रेस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ बैक्टीरियोफेज डीएनए इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। तो आप समझ पा रहे हैं कि शब्द कहाँ से आया, रेस्ट्रिक्शन मतलब क्योंकि ये रोकते हैं जीवाणु भोजी की। तो किस में पाए जाते हैं आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये जीवाणु भोजी की एंट्री को रोकते हैं तो किस में मिल रहे हैं, जीवाणु में मिल रहे हैं। तो सारे रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम्स होते हैं वे हमेशा जीवाणुओं या बैक्टीरिया से निकाले जाते हैं। तो इस प्रकार से तो ये हमने डिस्कस किया कि इसका नाम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों है। अब इसकी खोज का श्रेय अगर हम दें तो इसकी खोज का श्रेय 3 साइंटिस्ट को दिया जाता है, जो कि हैं W. आर्बर, H. स्मिथ एंड D. नाथन्स। और इनको इसकी खोज के लिए 1978 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो आर्बर, स्मिथ एंड नाथन्स, ये कंपटीशन का क्वेश्चन भी है, वहाँ पूछा जाता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यह एंजाइम कितने प्रकार का होता है, तो यह एंजाइम 3 प्रकार का होता है। पहला है टाइप 1, दूसरा है टाइप 2 और तीसरा है टाइप 3। आप ये ध्यान रखेंगे बेटा कि इनको आप रोमन में लिखेंगे, 1 2 3 आप न्यूमेरिक में नहीं लिख के इसको रोमन लैंग्वेज में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 लिखेंगे। इसको इस टेबल के द्वारा हम समझते हैं शॉर्ट में, क्योंकि हम डिटेल में नहीं जा रहे, क्योंकि हमको सिर्फ इतना पढ़ना है कि इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम किस प्रकार से काम में लेते हैं, ना कि हमको इसमें अब बहुत सी डिटेल होती है पढ़ने की। तो इसका एक परिचय करके हम इसको आगे जेनेटिक इंजीनियरिंग में एज ए टूल कैसे काम में लेते हैं वो पढ़ेंगे। अगर हम टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के अंदर क्या अंतर है वो समझे तो हम 4 पॉइंट देखेंगे। 4 पॉइंट को देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जैसा मैं बता चुकी हूँ, डीएनए को काटते हैं। तो डीएनए को ये ऐसे रैंडमली नहीं काटते कि जहाँ मर्जी हो वहाँ काट दें, ये किसी स्पेसिफिक स्थान पे काटते हैं। और किसी, जैसे इनमें क्या होता है कि एक होता है इनका पहचान क्षेत्र, या इसको बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट। रिकॉग्निशन साइट मतलब, रिकॉग्निशन मतलब पहचानना। तो एक मान लो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए पे चेक कर रहे हैं कि इनकी पहचान क्षेत्र कौन सा है, इन्होंने पहचान क्षेत्र पहचान लिया। उसके बाद में एक होती है इनकी क्लीवेज साइट। क्लीवेज साइट मतलब कटिंग साइट, जहाँ पे ये एक्चुअल में काटेंगे। तो आप समझ रहे हैं जैसे कैंची एक कपड़े पे घूम रही है, घूम के उसने देखा कि हाँ यहाँ पे एक कुछ डिज़ाइन निशान बना रखा है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ पे अपने को काटना है। और इसमें भी क्लीवेज साइट मतलब एक्चुअल में जहाँ पे कटेगा। तो कई बार तो क्या होता है, जो रिकॉग्निशन साइट और क्लीवेज साइट एक ही होती है, और कई बार रिकॉग्निशन साइट और क्लीवेज साइट अलग अलग होती है। ये इन तीनों एंजाइम में हम बताएंगे। तो आप समझ पा रहे हैं कि रेस्ट्रिक्शन साइट क्या होती है, पहचान क्षेत्र क्या होता है, और दूसरा क्लीवेज साइट क्या होती है, जहाँ पे काटता है। रेस्ट्रिक्शन साइट जहाँ पे वो पहचानता है। तो अगर हम बात करें टाइप 1 एंजाइम की, तो यह बाई फंक्शनल एंजाइम है। बाई फंक्शनल मतलब, देखो नाम बता रहा है, बाई मतलब 2, फंक्शनल मतलब काम। 2 काम होते हैं। 2 काम मतलब एक होता है मिथाइलेज एक्टिविटी और दूसरी होती है एंडोन्यूक्लियस। देखिए नाम बता रहा है, एंडोन्यूक्लियस मतलब डीएनए को काटना, और मिथाइलेज मतलब मिथाइल ग्रुप को ऐड करना। तो इस प्रकार से दोनों इसमें बाई फंक्शनल होता है। बाई पार्टिएट एंड एसिमेट्रिक रिकॉग्निशन साइट, सेकंड पॉइंट आप देखें, रिकॉग्निशन साइट जो होती है पहचान क्षेत्र, इसकी अलग अलग। बाई पार्टिएट मतलब 2 भागों में विभाजित होती है, तथा एसिमेट्रिक मतलब इसमें किसी प्रकार की सममिति नहीं पाई जाती। रेस्ट्रिक्शन एंड मिथाइलेशन जो एक्टिविटी होती है वो नेचुरली एक्सक्लूसिव मतलब प्राकृतिक रूप से अलग अलग होती है, मतलब बिल्कुल डिफरेंट दोनों की एक्टिविटी रहती है। देन क्लीवेज साइट, मैंने आपको बताया था रिकॉग्निशन साइट अलग है और क्लीवेज साइट अलग है। नॉन स्पेसिफिक ऑलमोस्ट 1000 बेस पेयर फ्रॉम रिकॉग्निशन साइट, जो पहचान क्षेत्र होती है उससे लगभग 1000 बेस पेयर दूर होती है। देख रहे हैं आप कि पहचानता तो कहाँ है और काटता कहाँ पर है। पहचान तो रहा है कहीं और काट रहा है 1000 बेस पेयर दूर। तो इस प्रकार से टाइप 1 एंजाइम होता है। बेटा जो एंजाइम एज ए टूल हम काम में लेते हैं उसमें टाइप 1 और टाइप 3 बिल्कुल हम काम में नहीं लेते। जेनेटिक इंजीनियरिंग में केवल और केवल टाइप
2, याद रखिए टाइप 2 एंजाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टाइप 2, जो कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में एज अ टूल काम में लेते हैं, इसलिए हम डिटेल में टाइप 2 को ही पढ़ेंगे। टाइप 1 और टाइप 3 मैंने आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के लिए दिया है यहाँ पे। अब है टाइप 2। टाइप 2 में सेपरेट एंडोन्यूक्लियस एंड मिथाइलेज एक्टिविटी होती है, तो मैं बता चुकी हूँ आपको दोनों का कार्य क्या है, दोनों प्रकार का कार्य करता है। यहाँ पे रिकॉग्निशन साइट जो होती है वो होती है 4 से 6 बेस पेयर सीक्वेंस लंबी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोम पे आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, मैं आपको बताऊंगी आगे डायग्राम के साथ में कि पैलिंड्रोम मतलब उल्टा सीधा एक समान। सिंपल से शब्दों में बोलें हम तो हिंदी में ऐसे कई शब्द होते हैं जिसको हम पैलिंड्रोम तो बोलते हैं, जिसमें आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो आपको एक समान ही दिखाई देता है। तो वही चीज़ है इसके अंदर। 4 से 6 बेस पेयर लंबी एक सीक्वेंस होती है जो कि पैलिंड्रोमिक होती है। रेस्ट्रिक्शन और मिथाइलेशन की रिएक्शन सेपरेट रिएक्शन मतलब अलग अलग होती है, और इसमें जो क्लीवेज साइट और रेस्ट्रिक्शन साइट होती है वो या तो एक ही होती है, मतलब जहाँ पहचानता है वही काटता है, या फिर बिल्कुल पास में होती है, मतलब 1000 बेस पेयर दूर जैसे नहीं होती टाइप 1 की तरह। टाइप 3 की बात करें तो ये भी बहुत अनकॉमन है, ज़्यादा काम में नहीं आता। यह भी एक बाईफंक्शनल एंजाइम है। इसमें भी एसिमेट्रिक होती है, जो कि रेस्ट्रिक्शन साइट रिकॉग्निशन साइट होती है। इसमें भी रेस्ट्रिक्शन और मिथाइलेशन रिएक्शन दोनों जो होती हैं वो साइमल्टेनियस मतलब साथ साथ चलती है। और यहाँ पे जो क्लीवेज साइट होती है वो रिकॉग्निशन मतलब काटने की जगह, पहचान करने की जगह से लगभग 24 से 26 बेस पेयर दूर डाउन स्ट्रीम होती है। डाउन स्ट्रीम मतलब आगे की ओर, अप स्ट्रीम मतलब पहले की ओर। तो वो आपने डीएनए में पढ़ा होगा थोड़ा, मैं और बता दूंगी आपको। तो मैंने इसमें आपको जो समझने की चीज़ है वो है टाइप 2 एंजाइम सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि एंडोन्यूक्लियस और मिथाइलेज दोनों प्रकार की रिएक्शन करता है। इसमें रिकॉग्निशन साइट और क्लीवेज साइट एक ही होती है या पास पास ही होती है, और रिकॉग्निशन जो साइट होती है वो 4 से 6 बेस पेयर लंबी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नोमेनक्लेचर या नामकरण। मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस में पाए जाते हैं, जीवाणु में या बैक्टीरिया में। तो इनको आइसोलेट या पृथक भी किससे करना पड़ेगा, जीवाणु से। जीवाणु से पृथक करते हैं तो उसी के आधार पर इसका नामकरण भी किया जाता है। जैसे एक कॉमन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसका नाम है ECO-R1, ई कैपिटल में, CO स्मॉल में, R कैपिटल में और 1 रोमन में। अब इनमें इसका क्या तात्पर्य वो समझेंगे। कैपिटल E जो एब्रीविएशन है उसका मतलब है एस्चीरिया, जो कि एक ई-कोलाई का अगर हम बात करें जीनस का नाम है एस्चीरिया और स्पीशीज़ का नाम है कोलाई। तो जो जीनस का नाम है वो होगा पहला शब्द, पहला अक्षर जो रहेगा आपकी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का वो रहेगा जीनस या वंश का नाम एस्चीरिया का हमने ले लिया कैपिटल E। आगे जाति कोलाई के अंदर हम लेंगे फर्स्ट 2 लेटर्स जैसे CO, तो C कैपिटल स्मॉल c स्मॉल o, हमेशा ध्यान रखेंगे जाति का नाम स्मॉल में लिखते हैं तो स्मॉल c स्मॉल o। तो ये हो गया ECO। अब है नेक्स्ट R कहाँ से आया कि बैक्टीरिया में बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं। स्ट्रेन्स मतलब बहुत सारे उसके प्रभाग या हम बोल सकते हैं उसमें बहुत सारी और वेराइटीज़ होती है। तो उसी को स्ट्रेन के नाम के आधार पर, क्योंकि स्ट्रेन का नाम है RY13, स्ट्रेन का नाम जब उसकी डिस्कवरी के आधार पर दिया जाता है तो उसी स्ट्रेन के आधार पर इसको बोल दिया R, क्योंकि R स्ट्रेन है। और 1 का मतलब है फर्स्ट आइडेंटिफाइड, मतलब ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कि इस एक बैक्टीरिया में हो सकता है कि एक से अधिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो। तो क्योंकि ECO-R1 वो पहला एंजाइम है जो कि एस्चीरिया कोलाई के R स्ट्रेन से निकाला गया था, तो इसलिए ECO-R1। अगर ECO-R2 कौन सा होगा जो सेकंड नंबर पर निकाला गया, उसको ECO-R2 बोल देंगे एस्चीरिया कोलाई से। तो ये है, ये भी आपको बहुत याद रखना है, महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से नामकरण किया जाता है। इसमें आप कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का ध्यान रखेंगे कि वंश का नाम E कैपिटल में रहेगा, जाति का नाम स्मॉल में, स्ट्रेन का नाम वापस कैपिटल में। तो ये है नामकरण या नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैंने आपको बताई थी पैलिंड्रोम मतलब उल्टा सीधा एक समान। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने आपको कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस प्रकार से डाइजेस्ट करता है ये सब सारे एंजाइम बताए हैं। तो अगर हम पहली एंजाइम की बात करें जिसका नाम लिखा हुआ है HIND3,
HIND3, क्योंकि इसमें आप देखते हैं कि भाई यहाँ पे HIND H फॉर होगा हीमोफिलस, और IN मतलब इन्फ्लुएंजा, देन स्मॉल d जो कि है इसका स्ट्रेन, और 3 मतलब तीसरे नंबर पे इसको डिस्कवर किया गया। इसी प्रकार से बाकी सब भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम रहेंगे। अब आप देखिए पैलिंड्रोम क्या है। पैलिंड्रोम को अगर हम डिस्कस करें तो पैलिंड्रोम के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं GAA। उसी प्रकार से अगर हम इसको इस दिशा में पढ़ेंगे तो ये होगा GAA, और यहाँ से पढ़ेंगे तो भी आ रहा है GAA। तो ये हो गया कि इसको आप यहाँ से पढ़ो तो भी AAG। तो उल्टा सीधा पढ़ने पे आपको एक प्रकार की ही स्पेलिंग नज़र आ रही है। बेटा आप इसमें आप कोई भी एक चीज़ याद कर लेंगे। अगर आप केवल, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ उसको याद करने के लिए, कि अगर आप AAG याद कर लेंगे, सिर्फ AAG, तो आप इसकी पूरी की पूरी ये 6 न्यूक्लियोटाइड वाले सीक्वेंस याद कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आप लिखेंगे AAG लिखेंगे तो आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है, कि गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ में बेस पेयर करेगा। तो G के नीचे आप C लिखेंगे, A के नीचे T लिखेंगे, वापस A के नीचे T लिखेंगे, तो आपको 3 तो मिल गया। अब क्योंकि मैंने बोला है पैलिंड्रोम में उल्टा सीधा एक समान है, तो यहाँ पे जो आपने ऊपर GAA लिखा है नीचे की साइड में वापस GAA लिख देंगे अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस प्रकार से आप ये पूरी सीक्वेंस केवल GAA याद कर सकते हैं। तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो, जैसे अब EcoRV है, इसमें भी आप देख रहे हैं GAT और GAT, ये ऊपर GAT अगर हम ऐसे पढ़ रहे हैं तो नीचे हम GAT ऐसे। बस ये ध्यान रखना कि रीडिंग हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो अगर आप केवल GAT याद कर लेंगे तो आप पूरा का पूरा सीक्वेंस याद कर सकते हैं। अब ये तो बात हुई पैलिंड्रोम क्या होता है। पैलिंड्रोम मैंने आपको बता चुकी हूँ, उल्टा सीधा एक समान, कि इसमें जो सीक्वेंस होती है वो आगे और पीछे की एक समान होती है। अब इसमें आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि आपने AAG ऊपर, जैसे अगर हम इसकी बात करें तो AAG ऊपर है तो आप यहाँ पे कर दें कि GAA है, ऐसा नहीं होगा। नीचे की साइड में लिखेंगे आप GAA, ताकि DNA की सीक्वेंस बने। अब दूसरी बात होती है कि 2 प्रकार के कट लगते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में। इसको 2 प्रकार से काटा जा सकता है। कौन कौन से प्रकार से? एक प्रकार से काटने पे आपको चिपचिपे सिरे, स्टिकी एंड या प्रोट्रूडिंग एंड लिखा है, आपको लिखा हुआ, मतलब पूँछ वाले सिरे, जिसमें कि आपको एक लटकती हुई पूँछ नज़र आ रही है। आप यहाँ पे देखिए CGA। इसको कैसे काटा गया है? इसको काटने का तरीका ऐसा था, तो यहाँ पे दोनों की एक स्टिकी एंड क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल बेस पेयर मिलेंगे हमेशा, तो ये होगा स्टिकी एंड, तो वापस चिपकने की कोशिश करेंगे ये। तो ये हो गए चिपचिपे सिरे, स्टिकी एंड, प्रोट्रूडिंग एंड, या फिर इसको हम बोलते हैं जो भी जो कट होता है इसको हम बोलेंगे प्रोट्रूडिंग एंड्स बनाने वाला कट। अब दूसरी बात स्टिकी एंड्स। दूसरी बात हम बात करें ऐसे एंड जिसके अंदर चिपचिपे सिरे नहीं बनते, जैसे कि EcoR1, EcoR5। यहाँ पे कट बीच में लग रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं किसी भी प्रकार के स्टिकी एंड नहीं है। स्टिकी एंड नहीं है तो इसमें चिपकने के चांसेस, वापस जुड़ने के चांसेस कम होंगे। इसको कहते हैं कुंठित या ब्लंट एंड। ब्लंट एंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? कुंठित सिरे। और प्रोट्रूडिंग को क्या बोलेंगे? चिपचिपे सिरे या स्टिकी एंड। तो इस प्रकार से मैंने आपको 2 चीज़ बताई है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 प्रकार के कट लगाता है। पहला होता है चिपचिपे कट और दूसरा होता है ब्लंट या कुंठित कट। तो इस प्रकार से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करता है। और उसके अलावा मैंने आपको इसमें ये भी बताया है कि जो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो डाइजेस्ट कैसे करता है और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है। नेक्स्ट एंजाइम जो है वो है DNA लाइगेज। इसका नाम बता रहा है कि ये मॉलिक्यूलर ग्लू बता रहा है कि यह DNA को जोड़ने का कार्य करता है। DNA को जोड़ने का कार्य करेगा, इसका मतलब है कि यह जो एंडोन्यूक्लियर एक्टिविटी है उससे अपोजिट काम करेगा। सो DNA लाइगेज is a specific type of enzyme, a ligase that facilitate the joining of DNA strand together by catalyzing the formation of phosphodiester bond। अगर आपने DNA की संरचना पढ़ी है तो आप जानते हैं कि DNA के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड्स आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं। तो यदि आपको DNA को जोड़ना है तो आपको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का निर्माण करना पड़ेगा।
तो बेसिकली लाइगेज एंजाइम क्या करता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का निर्माण करता है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया में से निकाले जाते हैं, उसी प्रकार अगर हम बात करें लाइगेज एंजाइम की, तो ये भी जीवाणु से ही निकाले जाते हैं। So all living cells produce DNA ligase, but the enzyme used in genetic engineering is usually purified from E. coli bacteria that have been infected with T4 phase। अगर हम आनुवांशिक अभियांत्रिकी की बात करें तो इसमें जो लाइगेज एंजाइम काम में आते हैं उन्हें उस E. coli बैक्टीरिया से निकाला जाता है जिसमें कि T4 फेज का इन्फेक्शन हो चुका है, वहाँ पे इसका निर्माण ज़्यादा होगा। तो ये बात हुई लाइगेज एंजाइम की। अब यहाँ पे मैंने एक सिंपल फॉर्म में बताया है कि यहाँ पे एक ब्लू कलर का डीएनए है और एक ऑरेंज कलर का डीएनए है। दोनों में आप फॉस्फेट और OH हाइड्रोक्सिल एंड देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था, आपने देखा होगा डीएनए के अंदर एक 5 प्राइम एंड होता है, एक 3 प्राइम OH एंड होता है, 5 प्राइम फॉस्फेट एंड होता है। ये आप सब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी डीएनए की संरचना में। तो अगर आप पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो आपको पहले डीएनए की संरचना अच्छे से पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो आपको वापस पढ़िए, चाहे 12th की बुक से पढ़िए कि डीएनए कैसा होता है। उसके बाद आप फॉस्फेट, उसका जो 5 प्राइम एंड क्या होता है, 3 प्राइम एंड क्या होता है, उसके आधार पे आप समझिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 प्राइम फॉस्फेट एंड 3 प्राइम OH एंड, दोनों के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का निर्माण होगा और इस प्रकार से दो डीएनए जुड़ जाएंगे। इसी जो क्योंकि यह T4 लाइगेज इसको हम बोलते हैं क्योंकि ये उस बैक्टीरिया से निकाला गया है जिसमें T4 जीवाणुभोजी का इन्फेक्शन हो चुका है। यहाँ पे मैंने उस रिएक्शन को सिंप्लीफाइड कर दिया। आप देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल से फॉर्म में कि यहाँ पे एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है। ये देख रहे हैं आप 3 प्राइम वाला OH एंड और ये देख रहे हैं आप 5 प्राइम वाला फॉस्फेट एंड। अब इसमें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का निर्माण होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एनर्जी भी यूज़ होती है, जबकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में हमने देखा था कि वहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी का टाइप 2 के अंदर किसी प्रकार की एनर्जी का यूज़ नहीं हो रहा है। यहाँ पे ATP काम में आता है जिससे कि हमको फॉस्फेट प्राप्त होते हैं, एनर्जी प्राप्त होती है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं OH हाइड्रोक्सिल बॉन्ड्स, यहाँ से एक H हटाए और साथ में एक बॉन्ड इन दोनों के बीच में बन गया है जिसको हम कह रहे हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो इस प्रकार से 3 प्राइम और 5 प्राइम के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का निर्माण होता है लाइगेज एंजाइम में। तो आज हम वापस एक बार टैली कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के टूल्स पढ़े कौन कौन से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और डीएनए लाइगेज एंजाइम। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में हमने इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों कहते हैं वो हमने पढ़ा। साथ ही इसके अंदर इसकी डिस्कवरी का खोज किसको दिया जाता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, प्रत्येक टाइप्स में क्या अंतर होता है। सबसे महत्वपूर्ण टाइप 2 है, इसका नामकरण कैसे किया जाता है, चिपचिपे सिरे और कुंठित सिरे क्या होते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है, ये सब के बारे में डिटेल में पढ़ा। साथ ही हमने पढ़ा लाइगेज एंजाइम क्या होता है, वह क्या कार्य करता है और किस प्रकार से कार्य करता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टर्न पे हम नेक्स्ट टूल पढ़ेंगे जो कि रहेगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या PCR। धन्यवाद।